Welcome back. So in the last video we have discussed at what are standardized tests and what are the teacher made tests, and in this video we are going to discuss that what are the essay type test. It is also one of the types of test. तो अब ये होता क्या है, नाम से जाहिर है ये ऐसे टाइप टेस्ट है, यानी कि ये एक लॉन्ग टेस्ट है. लॉन्ग टेस्ट कैसे, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसे टेस्ट इज अ टेस्ट दैट रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू कंपोज रिस्पॉन्सेज यूजुअली लेंथी अप टू सेवरल पैराग्राफ्स. लेंथी रिस्पॉन्सेज लेने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है दैट इज ऐसे टेस्ट. ऐसे टेस्ट क्या मैयर करता है? इट मैयर्स द हायर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस दैट टेस्ट हायर लेवल प्रोसेसेस. अब वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन और क्रिएटिविटी. ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे टाइप टेस्ट से हमें पता लगती हैं, ये सारी चीज़ें मैयर होती हैं. एनालिसिस होता है कि हम अपने जो हमारा नॉलेज है हम उसको पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं. सिंथेसिस से हमें पता लगता है कि हम अपने नॉलेज को किस तरह से एक पैटर्न में उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, एक पैटर्न में उसको अरेंज करते हैं. एवेल्यूएशन हमारी ग्रेडिंग होती है, हमारी यू कैन से जजमेंट होती है हमारे नॉलेज की. एंड क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पर है कि हैविंग न्यू आइडियाज़. तो ऐसे टाइप टेस्ट में ये चार चीज़ें हमारी मैयर होती हैं डैट आर अ पार्ट ऑफ हायर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट वी हैव डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ ऐसे टेस्ट. इसका सबसे मेन फीचर होता है फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स किसका डिस्टिंक्टिंग फीचर होता है? वो होता है ऐसे टाइप टेस्ट का. क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स को एक रिस्पॉन्स की आज़ादी मिल जाती है कि वो कुछ भी लिख सकते हैं. दे कैन फ्री टू सेलेक्ट एंड टू रिलेट एंड टू प्रेजेंट द आइडियाज़ इन देयर ओन वर्ड्स. अब क्या क्या यूजेस होते हैं ऐसे टेस्ट के? असेस द एबिलिटी टू रिकॉल, ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेट आइडियाज़. हम आइडियाज़ को रिकॉल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके उनको लिख सकते हैं और फिर अपनी एबिलिटी जाहिर कर सकते हैं राइटिंग स्किल की. इंफॉर्मेशन हम किस तरह से सप्लाई करते हैं उसकी एबिलिटी, और फिर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर को लेके वो भी इसमें असेस हो जाती है. एंड एट द एंड मैयर द नॉलेज ऑफ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वी हैव फॉर्म्स ऑफ ऐसे. अब हमारे पास मेजर तो 3 टाइप्स हैं, हम आगे भी देखेंगे और भी हैं. रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स या कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, यानी कि इसमें हमें रिस्पॉन्स हमारा रोक दिया जाता है कि बस इसी सर्कल में रहते रहते आपने लिखना है. एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स और अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स. और एक होता है एक्सटेंडेड, यानी कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चन मिल जाता है, हम उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, वी कैन राइट एनीथिंग वी वांट टू राइट. And restricted response essay questions. And then we have restricted response usually limits both the content and the response by restricting the scope of the topic to be discussed, and useful for measuring learning outcomes, requiring interpretations and applications of the data in specific area. restricted responses में क्या होता है? ऐसे की और भी बहुत सी टाइप्स है, लेकिन बेसिकली ये 2 ही हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड या एक्सटेंडेड और दूसरी तरफ है हमारे पास कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड. दोनों एक ही हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड. और क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड में? हम लोगों को एक लिमिट मिल जाती है कि हमने इसके अंदर अंदर रहकर ही लिखना है, जबकि अनकंट्रोल्ड या एक्सटेंडेड में हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती. अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की. सबसे पहले हमारी क्या एग्जांपल्स हो सकती है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स की? कि डिस्क्राइब 2 सिचुएशन दैट डिमॉन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. यानी कि हमें पता लग गया कि आपने सप्लाई एंड डिमांड पे ही लिखना है. स्टेट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द वियतनाम वॉर एंड प्रीवियस वॉर्स इन विच द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ पार्टिसिपेटेड. अब ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने कि हमने वही वॉर्स डिस्कस करनी है जो पुरानी थी. वियतनाम वॉर को डिस्कस करना है और यूनाइटेड स्टेट्स ने जितनी लड़ ली उससे पहले वो डिस्कस करनी है. इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं लिख सकते. क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं इसकी? कि हमें जो टॉपिक का स्कोप होता है सिर्फ वही डिस्कस करना होता है और हमें बताना होता है कि उस प्रॉपर जो रिस्पॉन्स है उसकी नेचर क्या है, बेसिकली हमने किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है. और इससे लेकिन होता क्या है कि ये स्टूडेंट्स की जो अपॉर्चुनिटी होती है राइट करने की, उनके बिहेवियर डिस्कस करने की, वो बहुत लिमिट हो जाती है. जबकि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को पूरा राइट होता है कि वो कुछ भी लिख सकते हैं. लाइक इन एन ओपन एंडेड क्वेश्चन यू कैन राइट एनीथिंग अबाउट दैट टॉपिक. और इसमें ईजी होता है, बहुत अच्छी जजमेंट होती है इसमें कि आप आइडियाज़ अपने इंटीग्रेट करो, फिर उनको इवेल्यूएट करो, अपने आइडियाज़ को अच्छे से लिख सको. तो ये एक अच्छी बात है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे क्वेश्चन की. एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे क्वेश्चन अलाउ स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट दे थिंक इज पर्टिनेंट टू ऑर्गेनाइज द आंसर इन अकॉर्डेंस विद देयर बेस्ट जजमेंट and to integrate and evaluate ideas as they think suitable. They do not set limits on the length and exact content to be discussed. अब इसके रिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स के क्या एडवांटेज होते हैं? सीधी सी बात है, इसका ये एडवांटेज हो सकता है कि असेसमेंट में एक आसानी मिल जाती है कि हम लोगों को एक प्रॉपर डायरेक्शन देती है कि आपने इसी में लिखना है और आप उसको लाइन टू लाइन कंप्लीट करके एंड कर देते हो. और इसकी लेकिन लिमिटेशन भी है कि स्टूडेंट को प्रॉपर वो एक लिमिट रह जाती है कि वो अपना बिहेवियर पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता.
जबकि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक कंप्लीट open ended question मिल जाता है. We can integrate and evaluate our ideas very well. We can put our ideas, we can pen down our ideas thinking that they are suitable or they are valid or they are reliable. तो ये चीज़ अच्छी होती है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में कि स्टूडेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने अपनी नॉलेज किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है. मेजर डिफरेंस ऑब्जेक्टिव इंटरप्रेटिव एंड सेलेक्ट रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे, सप्लाई एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे. तो ये डिफरेंसेस अब हम देखते हैं. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. द फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स अलाउज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन हिज ओन वर्ड्स. पता लग जाता है स्टूडेंट की राइटिंग स्किल इसमें बहुत वाज़ेह होती है कि वो क्या सोचता है, और जाहिर है वो जो सोचेगा फिर उसने अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है उस राइटिंग के अंदर. इट measures द कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स दैट कैन नॉट बी measured बाय अदर मीन्स. यानी कि जो कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स हैं, एक स्टूडेंट अपनी वर्डिंग में अगर कोई चीज़ लिख रहा है तो उससे हमें ज़्यादा अच्छा पता लगेगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसमें. एंड ऐसे टेस्ट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आती हैं. कैसे? क्योंकि जब एक स्टूडेंट ऐसे लिख रहा होता है तो वो उसमें सपोर्टिंग अगर कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा है तो उसके बाद उसके सपोर्टिंग एविडेंसेस भी देगा. तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी इंक्रीज होती हैं. एंड इट हेल्प स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स सच एज राइटिंग स्पीड. जितना लिखेगा उतनी ज़्यादा राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और राइटिंग स्किल इंप्रूव होने से उसकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी. इट इनकरेजेस क्रिएटिविटी बाय अलाउइंग देयर ओन यूनिक वे. Advantages: it is easy and economical to administer, or essay type question is easy to construct and does not take much time. It can be used to measure in-depth knowledge, especially in restricted subject matter area. अब essay type question बनाना बहुत आसान है. वो अलग बात है कि इसको फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, बट कंस्ट्रक्ट करने में it doesn't take too much time. And it encourages good study habits in students and it does not encourage guessing and cheating during testing. अब लॉन्ग ऐसे लिखना है तो उस पर चीटिंग का तो कोई जवाब ही नहीं बनता. नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस. अब डिसएडवांटेजेस एज सच हैं तो नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि स्कोरिंग रिलायबल नहीं होती. हो सकता है कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेंथ देखकर हमें मार्क्स दे दें, या कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंटेशंस देख के मार्क्स दे दें, और कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो अब अगर एक स्टूडेंट ने एक पेज का ऐसे लिखा लेकिन वो बहुत कम्पैक्ट और बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, वो उसको छोड़ के उस ऐसे को मार्क्स देंगे जो 10 से 12 सफ़ों पर लिखा हुआ है और उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन है. तो यहाँ पर स्कोरिंग जो है वो रिलायबल नहीं होती. यहाँ पर बहुत कम होता है कि इसकी 100% वैलिड स्कोरिंग या वैलिड मार्किंग हो जाए. तो ग्रेड्स ऑफ ऐसे टेस्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. जाहिर है जितना कम टाइम इसको बनाने में लगता है उससे डबल ज़्यादा टाइम इसकी चेकिंग में लगता है और इसको लिखने में भी लगता है. सब्जेक्टिव स्कोरिंग ऑफ ऐसे क्वेश्चंस एंड ऐसे क्वेश्चन डू नॉट कवर द कोर्स कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव एज कॉम्प्रिहेंसिवली एज पॉसिबल. जाहिर बात है अब ऐसे टाइप क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्टिव चीज़ें तो नहीं डाल सकते और इसमें वो सारा कोर्स कंटेंट भी कवर नहीं हो सकता क्योंकि हम सारा सिलेबस एक ऐसे टाइप क्वेश्चन के तौर पे तो नहीं दे सकते. सो दैट वर द सम डिसएडवांटेजेस. अदर्स आर दैट इवैल्यूएटिंग ऐसे क्वेश्चंस विदाउट एडिक्वेट अटेंशन टू द लर्निंग आउटकम्स इज जस्ट लाइक 3 ब्लाइंड मैन अप्रेजिंग एन एलिफेंट. अब ये बड़ी मज़े की लाइन है कि ऐसे क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना बगैर किसी अटेंशन के लर्निंग आउटकम के, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आपके लर्निंग आउटकम्स हैं क्या और आप फिर भी एक ऐसे को इवैल्यूएट कर रहे हो. तो इसका ये मतलब है कि 3 अंधे आदमी खड़े होकर एक हाथी की तारीफ कर रहे हैं. तो ये बहुत बेतुकी सी बात है कि जिसको ऐसे का कुछ पता ही नहीं है, लर्निंग आउटकम्स का कुछ पता ही नहीं है और वो आपका ऐसे इवैल्यूएट कर रहा है. तो ये बेसिकली एक क्रिटिसिज्म ही है हमारे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कि चेकर्स जो हैं वो ठीक तरह से मार्किंग नहीं करते, तो उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उससे. एंड वन टीचर स्ट्रेसेस फैक्चुअल कंटेंट, वन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड अनदर राइटिंग स्किल्स. तो ये थे डिसएडवांटेजेस. अब कुछ सजेशंस हैं कि किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. Restrict the use of essay questions to those learning outcomes that cannot be satisfactorily measured by objective items. वो कहते हैं कि ऐसे आइटम को सिर्फ उसकी चीज़ के लिए रख लो कि हमारे लर्निंग आउटकम्स जो है वो उससे पूरी तरह कवर हो जाए. एंड स्टेट द क्वेश्चन क्लियरली एंड प्रिसाइजली एंड मेक क्लियर व्हाट इन्फॉर्मेशन द आंसर शुड कंटेन. कि क्लियर कर दो कि ऐसे में यही चीज़ें ही रिक्वायर्ड होनी चाहिए ताकि हमें एक प्रिसाइज थिंकिंग मिल जाए कि हमने इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है. इंडिकेट द अप्रॉक्सीमेट टाइम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन. पता होना चाहिए कि हमने इस टाइम में यानी 15 मिनट्स में हमने 2000 वर्ड्स कैसे कंप्लीट करना है. एंड अवॉइड द यूज़ ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चन, यानी कि अगर एक टॉपिक दिया है तो उसी टॉपिक के ऊपर पूरा करें, इधर उधर के क्वेश्चन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन दैट विल कॉल फोर्थ द स्किल्स स्पेसिफाइड इन द लर्निंग स्टैंडर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, राइट अ 2-page स्टेटमेंट डिफेंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज.
Your answer will be evaluated in the terms of its organizations, comprehensiveness and relevance of the arguments presented. कि आप क्वेश्चन को ऐसे बना लो कि आपको पता लग जाए कि इसके ये स्टैंडर्ड हम रखे हैं, जिसने ये स्टैंडर्ड्स पूरे कर दिए उसका क्वेश्चन वेल एंड गुड है. तो ये उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की हमें बताएं कि क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, और उसके आगे एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है. तो डेट्स अ वेरी गुड सजेशन. नेक्स्ट वी हैव एनालिटिकल स्कोरिंग. एनालिटिकल स्कोरिंग असल में स्कोरिंग मेथड क्यों यूज़ किया जाता है कि हम एवेल्यूशन कर सकें. It requires that instructor develops an ideal response and create a scoring key or guide. वही मार्क सिस्टम के लिए हम बनाते हैं. The scoring key provides an absolute standard for determining the total points awarded for a response. यानी कि एक आप एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड रख दो कि टोटल पॉइंट्स में से हम एक इस रिस्पॉन्स को हम इतने पॉइंट्स देंगे. एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज आर कंपेयर टू द स्कोरिंग स्टैंडर्ड एंड नॉट टू द रिस्पॉन्सेज ऑफ देयर क्लासमेट्स. और ये रिलेटिव रिस्पॉन्सेज नहीं होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि सब स्टूडेंट्स को देख के एवरेज में सबके मार्क्स लगा दिए जाए. नो, इंडिविजुअल और एब्सोल्यूट स्कोरिंग होनी चाहिए. एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस पे स्कोरिंग की जा सके. Holistic scoring. The reader forms an impression of the overall quality of a response and then transforms that impression into a score or a grade. The score represents the quality of a response in relation to relative standards such as other students in the classroom. अब डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए कि किस रिस्पॉन्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है ताकि एक रिलेटिव स्टैंडर्ड बन सके बाकी क्लास में. एंड स्कोर द रिस्पॉन्सेज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रेदर देन स्टूडेंट बाय स्टूडेंट. और हम स्टूडेंट टू स्टूडेंट ना देखा जाए बल्कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखा जाए, रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स देखा जाए कि किस तरह किसने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है. डिसएसोसिएट द आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द ग्रेडिंग प्रोसेस. और स्टूडेंट्स को मीन्स ना देखा जाए कि ये लाइक स्टूडेंट है तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, या ये थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा. इन चीज़ों को बिल्कुल निकाल के हम ग्रेडिंग करें. एंड डिटर्मिन इन एडवांस व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिस्पॉन्स विल और विल नॉट बी जज्ड इन स्कोरिंग. और हम पहले ही पता कर लें कि क्या क्या चीज़ें होंगी जो हम जज करेंगे रिस्पॉन्स में और क्या क्या होंगी जो हम जज नहीं करेंगे. अब हम बात करते हैं ब्लफिंग की. ब्लफिंग कहते हैं बेसिकली चीटिंग को. स्पेशल स्कोरिंग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा इशू आता है हमें कि जो स्टूडेंट्स चीट कर लेते हैं फिर मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से सबको जो है डिफ्रेंशिएट किया जाए. It is possible for students to obtain higher scores in essay questions than they deserve by the mean of clever bluffing, and this is usually a combination of writing skill, general knowledge and use of common tricks like respond to every question. यानी कि हर क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड कर दिया जाए. एंड स्ट्रेसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, यानी कि सिर्फ टॉपिक को ही बार बार स्ट्रेस किया जाए, बताया ही ना जाए कि उसकी एक्सप्लेनेशन ही ना दी जाए. एग्रीइंग विद द टीचर्स ओपिनियन, टीचर्स के ओपिनियन के साथ एग्री किया जाए. नेम ड्रॉपिंग. अब नेम ड्रॉपिंग ये चीज़ होती है कि अक्सर पेपर के दौरान स्टूडेंट जो है वो अपना नेम लिख देते हैं जिससे पता लग जाता है कि ये इस स्टूडेंट का पेपर है. तो ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इससे टीचर बाइस्ड हो जाता है, इससे फेवरेटिज्म आ जाता है. लाइक दिस इज़ नॉट रिलायबल, दिस इज़ नॉट वैलिड. एंड राइट ऑन अ रिलेटेड टॉपिक एंड मेक इट फिट. और हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लिखें जो रिलेट कर रहा हो. ऐसा ना हो कि बात इस टाइम लाइब्रेरी की हो रही हो और हम लिख के चल रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड राइटिंग इन जनरल टर्म्स दैन फिट मैनी सिचुएशन. और इतना जनरल लिखें कि उसमें और भी सिचुएशंस आ जाए, ना कि हम एक ही स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ लें. So that was all about the essay type test. In the next video, we will be discussing the objective type test.